हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब के स्टडी चैनल वन फ्रॉम THL में। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको पहला चैप्टर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आप पहला चैप्टर नहीं देखे हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उससे जाके आप पढ़ सकते हैं। और अच्छा, आशा करता हूँ आपको वो चैप्टर अच्छा लगेगा। आज आपका सेकंड चैप्टर की क्लास है बल विश्लेषण की। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि अगले चैप्टर का जो असाइनमेंट आए, लेक्चर आए, उसे आप अटेंड कर सकें। और दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में इस असाइनमेंट का लिंक रहेगा, जहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं इस असाइनमेंट को। और आप हमारे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। बल विश्लेषण। इंट्रोडक्शन। किसी वस्तु या पिंड पर लगने वाले बलों को जोड़ने तथा उन्हें निश्चित दिशाओं में तोड़ने या विघटित करने की क्रिया को बल विश्लेषण कहते हैं। जैसे कोई वस्तु या पिंड है, उस पर जो बल लगे हैं उनको जोड़ना तथा उन्हें निश्चित दिशाओं में तोड़ना, मतलब विघटित करना, बल क्रिया या विश्लेषण कहलाता है। बल निकाय। बलों के विभिन्न समूहों को बल निकाय कहते हैं। बलों के समूहों में भिन्नता उनकी दिशा, क्रिया बिंदु तथा क्रिया समतल पर निर्भर करती है। जैसे एक ही दिशा में क्रिया करने वाली बलों का समूह समांतर बल निकाय कहलाता है। एक ही बिंदु पर क्रिया करने वाले बलों का समूह समांगी बल निकाय कहलाता है। इस प्रकार एक से अधिक बल निकायों को मिलाकर कुछ बल निकाय बनते हैं, जैसे असमांतर, असमांगी, एक तलीय बल निकाय। विभिन्न बल निकायों के नाम नीचे दिए जा रहे हैं। कुछ बल निकायों के नाम हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं नीचे, जिनमें से पहला है संगामी बल निकाय, दूसरा असंगामी बल निकाय, तीसरा समांतर बल निकाय, चौथा एक तलीय बल निकाय, पांचवा भिन्न तलीय बल निकाय, छठा समांगी एक तलीय बल निकाय, सातवां एक तलीय असमांगी बल निकाय, आठवां एक तलीय समांतर बल निकाय, नौवां असमांतर असमांगी एक तलीय बल निकाय। अब पढ़ेंगे हम एक तलीय या समतलीय तथा भिन्न तलीय या असमतलीय बल निकाय। एक तलीय बल निकाय। पिंड पर, जैसे किसी पिंड पर कार्य करने वाले बल जब एक ही समतल में होते हैं तो वे एक तलीय बल निकाय कहलाते हैं, जिसे समतलीय बल निकाय भी कहते हैं। भिन्न तलीय बल निकाय। किसी पिंड पर कार्य करने वाले बलों की क्रिया रेखाएं जब भिन्न तलों में होती हैं तो उन्हें भिन्न तलीय बल निकाय कहते हैं, जिसे असमतलीय बल निकाय भी कहते हैं। संगामी तथा असंगामी बल। संगामी बल। जिन बलों की क्रिया रेखाएं एक ही बिंदु पर मिलती हैं उन्हें संगामी बल कहते हैं, तथा वह वस्तु जहाँ पर ये रेखाएं मिलती हैं उसे संगम या संगमन बिंदु कहते हैं। अब तो जानते हैं, जहाँ दो या दो से अधिक मेल होता है उसे संगम कहते हैं। असंगामी बल निकाय। जिन बलों की क्रिया रेखाएं एक बिंदु पर नहीं मिलती उन्हें असंगामी बल निकाय कहते हैं। जहाँ मेल नहीं होगा उसे संगम नहीं कहेंगे, इसका मतलब असंगम कहेंगे। असमांतर बल। जिन बलों की क्रिया रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं उन्हें समांतर बल कहते हैं, और जो एक दूसरे के समांतर नहीं होती उन्हें असमांतर बल कहते हैं। समांतर बल निम्न दो प्रकार के होते हैं: सदृश समांतर बल, असदृश समांतर बल। सदृश समांतर बल। इस प्रकार के सभी समांतर बलों की दिशाएं या अभिदिशाएं एक ही ओर होती हैं। असदृश समांतर बल। इस प्रकार के बलों की अभिदिशाएं एक ही ओर नहीं होती, वरन विपरीत होती हैं। एक तलीय संगामी बल। इस निकाय के बलों की क्रिया रेखाएं एक बिंदु पर मिलती हैं और वे एक ही समतल में होती हैं। एक तलीय असंगामी बल। इन बलों की क्रिया रेखाएं एक ही समतल में होती हैं, परंतु सभी क्रिया रेखाएं एक ही बिंदु पर नहीं मिलती। जरूरी नहीं है कि एक ही बिंदु पर मिलेंगी, अलग अलग भी मिल सकती हैं। एक तलीय सदृश समांतर बल।
वह बल है, एक तलीय सदिश समांतर बल वह बल है जिसमें सभी बलों की क्रिया रेखाएं समांतर एक ही दिशा में तथा एक ही तल में होती हैं। अब असमांतर असंगामी एक तलीय बल, ऐसे बलों का निकाय है जो परस्पर समांतर नहीं होते और न ही एक बिंदु से गुजरते हैं, वरन सभी एक ही तल में होते हैं, एक ही सरफेस पर होते हैं। उसे असमांतर असंगामी एक तलीय बल कहेंगे। परिणामी बल, यदि किसी पिंड पर एक से अधिक बल कार्य कर रहे हैं तो उन सभी बलों के प्रभाव के जोड़ के बराबर एक बल परिणामी बल कहलाता है। जैसे कोई बॉडी है, उस पर 2 या 2 से अधिक फोर्स लगे हुए हैं, तो उन सभी फोर्स को हटा कर अगर एक बल लगा दिया जाए जो कि परिणामी बल होगा, तो वह उतना ही इफेक्ट उस बॉडी पर पड़ेगा जितना कि पहले वो सभी फोर्स एक साथ लगा रहे थे। बलों का संयोजन, बलों के संयोजन के अंतर्गत किसी पिंड पर कार्य कर रहे विभिन्न बलों को जोड़ा जाता है। जो विभिन्न बल होते हैं उन्हें जोड़कर एक रिजल्टेंट फोर्स बनाया जाता है, परिणामी बल बनाया जाता है, जिसे बलों का संयोजन कहते हैं। साम्यावस्था तथा साम्यक बल। साम्यावस्था, जब किसी पिंड पर लगने वाले बल का सम्मिलित प्रभाव शून्य हो तो ऐसी अवस्था को साम्यावस्था कहते हैं। सपोज कोई बॉडी है, सपोज ये कोई बॉडी है, अब इस पर एक फोर्स इधर से लगा है और एक फोर्स इधर से लगा है, तो ये बॉडी जो है ये स्थिर रहेगी और बराबर इक्वल लगा है फोर्स, तो ये बॉडी स्थिर ही रहेगी, तो इसलिए इसे बोल दिया जाएगा कि ये साम्यावस्था में है। और साम्यावस्था के प्रकार, स्थैतिक साम्यावस्था, साधारणतया स्थित विज्ञान में जब कोई बल निकाय किसी स्थिर पिंड पर इस प्रकार कार्य करता है कि वह गतिशील नहीं होता, तो ऐसे बल निकाय को स्थैतिक साम्यावस्था कहते हैं। जैसे किसी बल निकाय पर कोई पिंड है जो कार्य कर रहा है और इतने पर भी वो स्थिर है, तो उसे साम्यावस्था कहेंगे, स्थैतिक साम्यावस्था। गतिक साम्यावस्था, ये मिस्टेक हो गई, इसे अभी आपके असाइनमेंट में इसे क्लियर कर दिया जाएगा, ये गतिक साम्यावस्था होगा। यदि कोई पिंड समान वेग से गतिशील है और इस पर कई बल इस प्रकार लगाए जाएं कि पिंड उसी दिशा में गतिशील रहे, तो ये सभी बल गतिक साम्यावस्था कहलाते हैं। साम्यक बल किसी पिंड पर लगने वाला ऐसा बल है जो अन्य बलों के साथ मिलकर पिंड को साम्यावस्था में रखता है। ये डिफिनेशन। अथवा किसी बल निकाय का साम्यक बल वह बल है जो उस बल निकाय के परिणामी के मान के बराबर परंतु विपरीत दिशा में परिणामी की ही क्रिया रेखा पर कार्य करता है। ये जो है रिजल्टेंट फोर्स पर कार्य करता है। बलों की साम्यावस्था के मौलिक साध्य, कुछ उसके मौलिक नियम हैं, उसे साध्य कहेंगे। बलों की साम्यावस्था के निम्न मौलिक साध्य हैं जिन्हें मान लिया जाता है। इनका सत्यापन प्रयोगों द्वारा किया जा सकता है। कोई आप प्रयोग करेंगे किसी पिंड पर या बॉडी पर, तो ये सत्यापन हो जाएगा। 2 बराबर तथा विपरीत दिशा में एक ही सरल रेखा पर कार्य करने वाले बल साम्यावस्था में होते हैं। जैसे एक ही सरल रेखा पर कोई बल कार्य कर रहा है एक ही तल में, तो वो साम्यावस्था में होगी अगर बराबर फोर्स हैं। जो अभी जैसे कि ये बॉडी थी, इस पर इधर से भी बराबर फोर्स लगेगा तो ये स्थिर रहेगी, साम्य रहेगी। और दूसरा, जब कोई बल निकाय किसी पिंड पर कार्य कर रहा हो तो अन्य कोई भी साम्यावस्था में बल निकाय किसी पिंड को बिना प्रभावित किए लगाए जा सकते हैं। जैसे कोई निकाय किसी पिंड पर कार्य कर रहा है तो अन्य कोई भी साम्यावस्था में बल, जैसे साम्यावस्था में स्थिर अवस्था में कोई भी बल निकाय लगाया जा सकता है। जब किसी बल निकाय का परिणामी शून्य हो तो वह बल निकाय साम्यावस्था में होता है। जब उसके सभी फोर्सेस का बीजगणितीय योग 0 होगा तो जाहिर सी बात है
कि वो साम्य अवस्था में होगा, स्थिर अवस्था में होगा। और फोर्थ नंबर, एक बल कभी भी साम्य अवस्था में नहीं हो सकता। अगर एक ही साइड से किसी बॉडी पर, यदि किसी बॉडी पर सिर्फ एक ही साइड से फोर्स लगाया जा रहा है तो वो कभी साम्य अवस्था में नहीं होगी, वो जरूर भागेगी इधर। अगला पॉइंट देखते हैं, मुक्त पिंड तथा मुक्त पिंड आरेख। किसी पिंड के संतुलन संबंधी अध्ययन हेतु उस पिंड का अलग स्थान पर एक सरल आरेख बनाते हैं जिसमें उस पर क्रियाकारी सभी बाह्य बलों को उनके निर्दिष्ट क्रिया बिंदुओं पर तीरों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त किए गए आरेख को ही मुक्त आरेख तथा संबंधित वस्तु, ढांचे या मशीन अथवा उसके अंग को मुक्त पिंड कहते हैं। जैसे कोई मशीन है, जैसे ये ऐसे है, सपोज करिए ये कोई मशीन है, ऐसे इक्वल है, मतलब जुड़ी हुई है, तो इसका एक पार्ट, ये पार्ट जो है, ये पार्ट अलग करके, ये पार्ट जो है अलग करके हम यहाँ करके इस पर जितने फोर्स लगे हैं उन पर जो स्टडी करेंगे तो वो आरेख बनाएंगे, ऐसे ऐसे करके जो आरेख बनाएंगे तो वो होगा हमारा मुक्त पिंड आरेख। और उसके बाद जो अध्ययन करेंगे उसे ये जो पिंड होगा ये मुक्त पिंड कहलाएगा तब। अब इसमें कुछ विशेष बातें हैं, जैसे पहला है, आरेख में क्रिया बलों के सभी साधन तथा प्रतिक्रिया बलों के आलंब हटाकर उसके द्वारा लगाए गए बलों को ही मुक्त पिंड तीरों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। दूसरा, यदि पिंड पर समांगी बल क्रिया करते हैं तो पिंड को एक बिंदु द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। तीसरा, मुक्त पिंड आरेख की सहायता से पिंड पर क्रिया करने वाले बलों के लिए संतुलन संबंधित नियमों को सरलता से लागू करके जटिल समस्याओं को भी हल किया जा सकता है। जैसे कोई बहुत बड़ी मशीन है तो उसके फोर्सेस को जानने के लिए कोई उसका एक एक पार्ट निकाल के अच्छे से अगर उसके बारे में स्टडी कर लेंगे फोर्स के बारे में, तो उसका जो मान निकलेगा, एग्जैक्ट वैल्यू निकलेगी, जो वैल्यू निकलेगी। लामी प्रमेय। इस प्रमेय के अनुसार किसी कण पर क्रिया कर रहे तीन बल यदि साम्य अवस्था में हैं तो प्रत्येक बल शेष दो बलों के बीच की कोण की ज्या के समानुपाती होगा। यदि तीन बल किसी बॉडी पर कार्य कर रहे हैं और बॉडी साम्य अवस्था में है, स्थिर है, तो प्रत्येक बल, कोई एक बल, उन दोनों बलों के बीच जो कोण होगा, एंगल होगा, उसकी ज्या मतलब साइन के समानुपाती होगा, प्रोपोर्शनल होगा। बल बहुभुज का नियम। यदि किसी कण पर कार्य कर रहे कई बल परिणाम तथा दिशा में एक बंद बहुभुज की क्रमानुसार ली गई भुजाओं द्वारा निरूपित किया जा सके तो वे साम्य अवस्था में होंगे। या अथवा यदि किसी कण पर कार्य कर रहे कई बल परिणाम तथा दिशा में एक खुले बहुभुज की क्रमानुसार ली गई भुजाओं द्वारा निरूपित किया जा सके तो उनका परिणामी विपरीत क्रम में ली गई बहुभुज को बंद करने वाली भुजा द्वारा पूर्णतया निरूपित होता है। बल का विघटन। किसी बल को किन्हीं दो दिशाओं में तोड़ने की क्रिया को बल का विघटन कहते हैं तथा बल के इस प्रकार तोड़े गए भाग संघटक कहलाते हैं। जब कोई बल है उन्हें दो दिशाओं में अगर तोड़ा जाएगा तो उसे विघटन कहेंगे और इसे जोड़ा जाएगा तो उसे संघटक कहेंगे। बल का वियोजन। जब किसी बल के दो घटक आपस में लंब हो तो वे उस बल के वियोजित भाग कहलाते हैं। किसी बल के संघटक तथा वियोजित भागों में अंतर। अगर कोई बल संघटक है तो उसमें उसके जो भाग होंगे वो कुछ इन बातों पर निर्भर करेंगे। पहला, किसी बल के संघटक किन्हीं दो दिशाओं में हो सकते हैं, किन्हीं दो दिशाओं में होंगे तभी तो अलग करेंगे, संघटक होगा। और
दूसरा, किसी दिशा में बल का संघटक उस दिशा में बल के पूर्ण प्रभाव को प्रकट नहीं करता, जबकि वियोजित भाग में किसी दिशा में बल का वियोजित भाग उस दिशा में बल के पूर्ण प्रभाव को प्रकट करता है। वियोजित भाव प्रकट करता है, बल के पूर्ण प्रभाव को प्रकट करता है, और संघटक पूर्ण प्रभाव को प्रकट नहीं करता। थर्ड नंबर, यदि किसी बल से संघटक में किसी बल से लंब दिशा में संघटक का परिमाण कुछ भी हो सकता है और दूसरे संघटक पर निर्भर नहीं करता। संघटक जो होता है ये लंब दिशा में किसी दूसरे संघटक पर निर्भर नहीं रहता, इसका परिमाण जो होगा, मान होगा, वो कुछ भी हो सकता है। जबकि वियोजित भाग में किसी बल से लंब दिशा में उसके वियोजित भाग का मान 0 होगा। अगर ये केस वियोजित भाग में लिया जाएगा तो उसका जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म हुआ। आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, अगर कोई डाउट है तो कमेंट करें, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप अगला वीडियो देख सकें, थर्ड चैप्टर देख सकें। अगर आपको इसका असाइनमेंट चाहिए होगा तो वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप हमारे फेसबुक ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको किसी भी प्रकार की बुक डाउनलोड करनी है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि डिप्लोमा की बुकें वहाँ से डाउनलोड हो सकती हैं। धन्यवाद।